इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार हिंदी के आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का, छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इकाई 13 कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 13 एकांकी नाटक तांबे के कीड़े पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भुवनेश्वर जी का यह एकांकी नाटक तांबे के कीड़े की कथा वस्तु का विवेचन करना और इस जो एकांकी नाटक है इसमें प्रतीक योजना पर, इसकी भाषिक विशेषताओं पर बात करना हमारा आज का इस वीडियो लेक्चर का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। प्रयोगशीलता और अभिनेता की दृष्टि से भी हम इस एकांकी नाटक तांबे के कीड़े पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तांबे के कीड़े। प्यारे विद्यार्थियों, तांबे के कीड़े एक असंगत एकांकी नाटक है। असंगत एब्सर्ड नाटक की अवधारणा पश्चिम से आई है और इसका संबंध दूसरे विश्व युद्ध की स्थितियों से है। भुवनेश्वर हिंदी के ऐसे कथा लेखक हैं जिन्होंने बहुत कम लिखा है, लेकिन जिनका लेखन अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। विशेषकर उनके एकांकी नाटक जो है वो हिंदी में, उनके एकांकी नाटकों का हिंदी में अपना एक खास मुकाम है, उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। तांबे के कीड़े जो एकांकी नाटक है, इसकी कथा वस्तु जो है वो बहुत सीधी नहीं है। उसमें घटित होने वाली घटनाओं में असंगति नजर आती है। कला को भी पूर्ण या चिंतन जो है वह भुवनेश्वर नहीं मानते। उनका कहना था, जिस भांति जीवन असार और निष्फल है, जिस भांति जीवन असार है और निष्फल है, उसी प्रकार कला भी। जीवन एक लजीली मुस्कान है और कला एक शुष्क और कठोर हास्य। युगीन स्थिति में भुवनेश्वर को विद्रोही बना दिया था। भुवनेश्वर का साहित्य उनके जीवन की तरह ही असंबद्ध और निराशा से युक्त है। डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल इनके बारे में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों। डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल जो हैं वो भुवनेश्वर के बारे में कहते हैं कि भुवनेश्वर अनेक कृतियों में कहीं कहीं चूक भूल गए हों, पर सतही तुक से सृजनात्मक बेतुक की और नासमझी से समझ की और पुराने से नए की ओर हमें वह अवश्य ले जाते हैं। भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों के सम्यक अध्ययन के लिए असंगत नाटक की अवधारणा को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों। बेटे, द्वितीय विश्व युद्ध जिसका समय 1939 से 1945 ईस्वी के कारण व्यक्ति अत्यधिक जो है वो संत्रास हो उठा और उसके अस्तित्व का जो संकट है वह उभर कर सामने आया। इस समय में जो व्यक्ति था, समाज का एक हिस्सा व्यक्ति, तो उसमें घोर निराशा, भय, टूटन, अनास्था और जीवन की निस्सारता जो व्याप्त हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब यह जीवन जो है वो एक घने अंधकार में चला गया है। विश्व युद्ध ने बेटे मनुष्य के जीवन को निराशा, अविवेक और अंधकार से भर दिया था और इसी के परिणाम स्वरूप विशुद्ध जो असंगत नाटक हैं उनका सृजन हुआ। ठीक है। तो इन नाटकों का सृजन का जो आधार था वह उसमें निराशा थी, टूटन थी, अनास्था थी, जीवन के प्रति निस्सारता थी। तो ये तो स्वयं में है कि असंगत जो नाटक है उसमें भी ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। इस युग के जो नाटक हैं बेटे वह अपने परिवेश की उपज हैं।
इनमें निरर्थकता, निराशा और जीवन का बेतुकापन जो है वह अभिव्यक्त हुआ है। जो असंगत नाटककार हैं बेटे, असंगत नाटककारों की मान्यता है कि आज का जो व्यक्ति है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंड को जबरदस्ती जी रहा है। अर्थात यह उसका वह अपना जीवन नहीं है। इस जीवन का उसने खुद ब खुद चुनाव नहीं किया है, अपितु यह जीवन जो है उस पर थोपा गया है, लादा गया है। ठीक है, क्योंकि क्यों उसे ऐसा महसूस होता है? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंड को वह जबरदस्ती जी रहा है। संपूर्ण जो कालखंड है उसके जीवन का, बचपन से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो वह निरर्थकता से परिपूर्ण है। उसका कोई सुनियोजित लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति जो है वो निरर्थक मेहनत कर रहा है। उसके ऊपर नीरस और एक रस जो जिंदगी है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जिंदगी उसके ऊपर लाद दी गई है। जो औद्योगिकरण है, मशीनीकरण है, तो मशीनी विकास ने उसको बिल्कुल जो है वो पराधीन कर दिया है। व्यक्ति का जीवन अनिश्चित और संकटग्रस्त है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरा जीवन है वह संकट में है, संकटग्रस्त है। विनाश के आतंक ने उसमें निराशा, भय, कुंठा और संत्रास को भर दिया। तो ऐसे में उसने जो नैतिकता के बंधन तोड़ दिए। उसका आंतरिक और बाह्य जो यथार्थ है वह अलग अलग है। अर्थात अंदर से वो दुखी है, लेकिन बाहर से वो एक नकली जिंदगी, एक नकली खुशी का प्रगटावा कर रहा है। और यह क्या है? उसका आंतरिक और बाहरी जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो भीतर उसके छिपा हुआ है वो और है, और जो बाहर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अलग है। और इन दोनों ही स्थितियों में, दोनों की टकराहट से जो विसंगतियां जन्म ले रही हैं, व्यक्ति जो है वो सबके होते हुए भी अकेलेपन में जी रहा है। उसके पारिवारिक संबंध जो हैं वो अत्यधिक औपचारिक हो गए हैं। नाते, रिश्ते अब केवल शब्द मात्र हैं। व्यक्ति जो है वो अब हास्यास्पद जिंदगी वो जी रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, असंगत नाटक व्यक्ति के भीतरी यथार्थ, जो उसके भीतर छुपा हुआ है, जो उसके अंदर छुपा हुआ है, जो वो अंदर से सोच रहा है, जो वो करना चाहता है, भीतर से करना चाहता है, तो उसके जो असंगत नाटक है वह व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को अधिक व्यक्त करते हैं। व्यक्ति के भीतर, उसके मन में, उसके हृदय में जो कुंठा, जो त्रास है ना, वो जो छिपा हुआ है, उसकी अधिक अभिव्यक्ति ऑब्जर्व जो असंगत नाटक है वो कर रहा है, एब्जर्व नाटक। इनमें जो परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्था नहीं है। जीवन की विद्रूपताओं और विकृतियों को ये अपना आधार बनाते हैं। इनमें बेहुदे और अनर्गल कार्यों का चित्रण जो है वो अधिक रहता है। काम के विकृत रूपों की अभिव्यक्ति अतिरंजकता के साथ की जाती है। असंगत नाटक बेटे प्रतीकों के माध्यम से जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं को चित्रित करते हैं। जीवन की विसंगतियां और विडंबनाएं क्या हैं? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि भय है, चिंता है, जीवन से निराशा है, संत्रास है, दुख है ना? तो इनमें अधिक महत्व इसको दिया जाता है और इनके वर्णन हास्य प्रधान और अति शोकितपूर्ण भी होते हैं। असंगत नाटकों का कथ्य बड़ा सूक्ष्म होता है। कथ्य में कोई भी क्रमबद्धता जो है वह नहीं रहती। असंगत नाटकों के चरित्र जो हैं असामान्य प्रतीत होते हैं। कैसे? जैसे इनमें बीमार हो, आवारा हो, ऊबे हों, थके हारे, उचक्के, लंपट और विक्षिप्त चरित्रों को विशेष स्थान दिया जाता है। ठीक है, अगर देखो व्यक्ति के भीतर समझने की कोशिश करो बेटे, अगर व्यक्ति के भीतर दुख है,
संत्रास है, पीड़ा है, तो ये तो है कि उसको कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी। वह क्योंकि वह दुखी है और दुख के कारण उसका जो शरीर है वो शिथिल पड़ना शुरू हो जाएगा, बीमार होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप को जिंदगी से थका हारा महसूस करने लगेगा, वो अपनी जिंदगी से ऊब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन नाटकों में परंपरागत जो नायक हैं, नायिका हैं और खलनायक ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही चरित्रों का यहाँ कोई सुनियोजित विकास ही होता है। चरित्र समाज से बहिष्कृत या उससे अपना नाता तोड़े हुए होते हैं और वे पूरी तरह निराशा के शिकार होते हैं। उनके जो कार्य हैं वह तर्कहीन होते हैं और निरर्थक होते हैं, अर्थात जो मन में आया कर लिया, जैसा मन में आया सोच लिया, जैसा मन में आया कर लिया, अर्थात जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो तर्कहीन हैं, निरर्थक हैं। क्यों? क्योंकि वो निराशा से, दुख से, संत्रास से, पीड़ा से, है ना, इन चीज़ों से वो घिरे हुए हैं। शरीर बीमार है, मानसिक तौर पर भी वह अपंग हैं और शारीरिक तौर पर भी बीमारी उनको जो है वो अपंग बनाती जा रही है। बेटे, असंगत नाटककार पारंपरिक भाषा को महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि जो परंपरागत भाषा है वह आज निरर्थक हो गई है। आज जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हम सोचते हैं वह सत्य से कोसों दूर है। भाषा हमारी जो भाषा है, भाषा हमारी वास्तविकता को छिपा रही है। जो हमारे भीतर का यथार्थ है उसे उद्घाटित करने में पारंपरिक भाषा जो है वो असमर्थ है। क्यों? क्योंकि मानव जो है वो दिखावे की जिंदगी जी रहा है। भीतर ही भीतर वह घुट रहा है, भीतर ही भीतर वह टूट रहा है, लेकिन दुनिया के सामने, समाज के सामने वो एक सभ्य, सुशील और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है, तो जो भाषा है, किसी की भाषा से या किसी का बाहरी रूप देखकर हम उसके भीतर का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेखक क्या कहता है कि भाषा का अवमूल्यन हो गया है। शब्द अपना जो अर्थ है वह खो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में असंगत नाटकों के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं वो भुवनेश्वर हैं। इनका जो तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी हिंदी का प्रथम असंगत नाटक है। भुवनेश्वर पश्चिम के नए नाटकों के विकास क्रम से भली भांति परिचित थे और द्वितीय विश्व युद्ध के विश्वव्यापी प्रभाव को गहराई से महसूस कर रहे थे। यही कारण है कि जिस समय पाश्चात्य देशों में असंगत नाटकों का लेखन प्रारंभ हुआ, उसी समय भुवनेश्वर ने अपना तांबे के कीड़े जो है वो नाटक लिखा। इसे विश्व के असंगत नाटकों के विकास क्रम में रखकर परखा जा सकता है। तांबे के कीड़े में असंगत नाटक के सभी लक्षण जो हैं वो विद्यमान हैं। प्रिय छात्रों, मैंने आपको अपने बहुत से वीडियो लेक्चर में पहले भी बताया है, अब फिर दोहरा देता हूँ। देखो बेटे, लेखक जो हम कहते हैं कि ये रचनाएं जो हैं वो समाज से जुड़ी हुई हैं, व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो लेखक जो है वो भी समाज का एक हिस्सा है, समाज का एक अंग है। वो भी अपना जीवन जो है वो समाज में रहकर ही व्याप्त कर रहा है, गुजार रहा है, और इसलिए वह समाज में जो हो रहा है वो देख रहा है और उसको भोग भी रहा है। तो जो समाज में वह देख रहा है, भोग रहा है, उसी का चित्रण वह अपनी रचनाओं में करता है। तो यही हमारे जो भुवनेश्वर जी आज के हमारे लेखक हैं, जिनकी तांबे के कीड़े पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने भी वही किया है। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि भुवनेश्वर जो हैं वो नए नाटकों के विकास क्रम से भली भांति परिचित थे, और दूसरा वो द्वितीय विश्व युद्ध के जो विश्वव्यापी प्रभाव से थे उनको भी वो गहराई से महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने तांबे के कीड़े नाटक लिखा, ऐसे नाटक की रचना की। भुवनेश्वर नए नाटक के जन्मदाता कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने परंपरा से चले आ रहे जो नाटक थे, ठीक है, उनको कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर एक नया रूप दिया था। ठीक है, क्यों? अब आप इस बात को, अगर आपने जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने पहले पढ़ा था, हमने भारतेंदु के बारे में पढ़ा था, हमने मोहन राकेश के बारे में पढ़ा था, अगर आप उनकी जो नाट्य रचनाएं हैं या उनकी जो नाट्य लेखन पद्धति है उस पर आप विचार करो और आप भुवनेश्वर की नाट्य कला पद्धति पर विचार करो, तो आपको अंतर जो है वो अपने आप ही पता चल जाएगा, महसूस हो जाएगा। भुवनेश्वर के जो प्रारंभिक एकांकी फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं। इसमें यौन भावना और स्त्री पुरुष के संबंध को केंद्र में रखा गया है। भुवनेश्वर कारवां के प्रवेश में स्वयं स्वीकारते हैं। प्रायः समस्त नाट्यकार जो पेटीकोट की शरण लेते हैं, दो पुरुषों को एक स्त्री के लिए आमने सामने खड़ा कर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। मैंने भी यही किया है। केवल बुलडॉग कुत्ते के मुख से हड्डी निकालकर अलग फेंकती है। यहाँ बुलडॉग कुत्ते के मुख से हड्डी अलग करने का आशय क्या है? यौन भावना को अश्लीलता के निम्न स्तर से अलग रखना। इनके एकांकियों में यौन भावना और स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण स्थितियों और संकेतों के माध्यम से किया गया है। कहीं भी स्थूल कथ्य को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया गया। बेटे, भुवनेश्वर अपने जो प्रथम एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना में स्त्री पुरुष के त्रिकोण को स्थापित करते हुए पारस्परिक विवाह की विकृति के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। वे क्या कहते हैं? वे एक स्त्री के इस कथन से सहमत हैं कि हिंदू विवाह वेश्यागमन का पतित रूप है। कहना ना होगा कि भुवनेश्वर का परंपरा के प्रति विद्रोह जो है वह पहली एकांकी से ही प्रकट होने लगता है। एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी बनावटी साम्यवादियों के दोहरे व्यक्तित्व को उजागर करता है। रोमांस या रोमांच एकांकी में पति पत्नी के संबंधों का विश्लेषण बड़ा यथार्थ और चिंतन परक है। इसके एक पात्र का कथन दृष्टव्य है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। 2 वर्ष से अधिक पति पत्नी रहने के पश्चात यदि स्त्री पुरुष कभी भी नहीं लड़ते तो दोनों कायर हैं, या यूं कह लो कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को धोखा देते हैं। इनका कारवां जब प्रकाशित हुआ उस समय भुवनेश्वर 26 वर्ष के थे, लेकिन इस अल्प आयु तक वे साहित्य जगत में बहुत चर्चित हो गए थे। भुवनेश्वर की रचनाओं को पढ़कर मुंशी प्रेमचंद जी ने उनके बारे में क्या लिखा था, नोट कर लीजिए। भुवनेश्वर प्रसाद में प्रतिभा है। ये भुवनेश्वर जी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी के शब्द हैं। क्या शब्द हैं? आप ये जो कोटेशंस मैं आपको पढ़ाता हूँ बेटे, जो आपको बीच बीच में बताता हूँ, मुझे लगता है कि यह आपके लिए नोट करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो भुवनेश्वर की रचनाओं को पढ़कर मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखा था? वो कहते थे, भुवनेश्वर प्रसाद में प्रतिभा है, गहराई है, दर्द है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें पते की बात कहने की शक्ति है। मर्म को हिला देने वाली वाक चातुर्य है। भुवनेश्वर यौन भावना के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से धीरे धीरे मुक्त होते गए और सामाजिक विसंगति, अव्यवस्था और असंतोष को छोड़कर सूक्ष्म होता गया और वातावरण और स्थिति को कार्य व्यापार में उतारता गया।
जो तांबे के कीड़े हैं बेटे, अब थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। तांबे के कीड़े बहुत चर्चित एकांकी है, बहुत चर्चित एकांकी है। इसे भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अब इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों प्राप्त है? देखिए, इसमें भुवनेश्वर की नाट्य कला जो है शीर्ष पर पहुंची दिखाई देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में व्याप्त जो निराशा थी, अनास्था थी, भय था, एक दूसरे के प्रति अजनबीपन था, इन सब को इस एकांकी में कार्य व्यापार के माध्यम से चित्रित किया गया है। इस एकांकी में वातावरण की संश्लिष्ट प्रस्तुति है। एकांकी की लंबाई कम है पर अपने प्रतीकों, संकेतों में अत्यधिक व्यापक है। आकार में वह एकांकी सा है पर अपनी व्यापकता में पूर्णकार नाटक की संभावनाएं लिए हुए है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से भी तांबे के कीड़े एक आदर्श है। तांबे के कीड़े में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न भय और संत्रास को चित्रित किया गया है। विज्ञान के निर्माण और विनाशक आविष्कारों के सामने हम बौने हो गए हैं। हमारे अस्तित्व का संकट जो है वह अब उभर कर सामने आ गया है। भौतिक लिप्सा ने हमको अत्यधिक स्वार्थी और अजनबी बना दिया है। हम अकेले, लक्ष्यहीन अपने अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। स्क्रीन के पीछे से उठती आवाजें कहती हैं, किसने अपने पड़ोसी का चेहरा पहचाना? किसने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते और सुबकते नहीं सुना? अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, सिसकते सुबकते विकार रहित बच्चे के रूप में रहते हैं, लेकिन बड़े होते ही हम मानवीय रूप को भुलाकर आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, विनाश में लग जाते हैं और स्वयं के विनाश की आशंका हमें भयभीत कर देती है, हमें भयभीत बना देती है, हमें डरा डरा सा कर देती है। विनाश करने की एक होड़ सी चलने लगी है। तो इसी बीच में जो अनाउंसर है, नाटक के अनाउंसर, वो क्या कहती है? हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं। हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। हम अपने जाने के खतरे में डाल सकते हैं, हम अपनी जाने खतरे में डाल सकते हैं, पेंशनें नहीं। तो ये जो एक अनाउंसर जो नाटक में काम कर रही है वह उसके बोल हैं। जो सैनिक है, सैनिक जान पर खेल सकता है मगर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर युद्ध से अलग होकर पेंशन बंद होने का खतरा वह नहीं मोल ले सकता। मनुष्य सभी ओर से, चारों ओर से, चारों तरफ से, सभी ओर से बेसहारा और असुरक्षित हो गया है। कोई थका हारा है तो कोई परेशान है, कोई पागल है तो कोई अपनी ही व्यस्तता में त्रस्त है। पागल आया अपने जान बाबा मशालची बाबा को स्वेटर के लिए ढूंढ रही है। वह कहीं दूर निकल गया है, वह उसे ठंड से बचाना चाहती है। पागल आया ने 200 किताबें लिखी हैं पर उसकी कोई सुनता नहीं है। वह देखती नहीं, सिर्फ ढूंढती है। इसी समय नाटक में एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ती है। वह पानी बरसने के कारण खड़े खड़े अकड़ गई है। वह चिंतित है कि वर्षा के कारण उसके बीज सड़ जाएंगे। लेकिन एक और आवाज आती है कि अब कांच के बीज बन गए हैं,
देखो कितनी बड़ी बात है, लेखक ने कितनी बड़ी बात कही है कि अब कांच के बीज बन गए हैं जो सड़ते नहीं हैं, उगने से इनकार नहीं करते, इनको बार बार बोना नहीं पड़ता, एक बार बो 1000 बार काटो। अनाउंसर इससे भी आगे बढ़कर बताती है कि अब शीशे के बीज बन गए हैं जो कांच के बीजों से ज्यादा पायेदार हैं। ये बीज विज्ञान की उस उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति को इंगित करते हैं जो भौतिक समृद्धि को बढ़ाती है। लेकिन मनुष्य के हृदय की तरलता को यह भौतिक शक्ति जो है, भौतिक समृद्धि जो है, वो नष्ट करती है। स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाले की आवाज आती है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। मानव शक्ति ने प्रकृति की शक्ति को मार दिया। सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन का संचार करता है, उस जीवन को इस आधुनिक उन्नति ने मार दिया, उसे पंगु बना दिया, उसे अपंग बना दिया। सूर्य की सार्थकता ही नहीं रही। अब हम मानव निर्मित आईने से प्रकाश ले रहे हैं, उस प्रकाश में अपना मुख देख रहे हैं। रिक्शे वाले के रिक्शे में भी आईने लगे हैं जिनमें वह अपना मुख देखता है और कहता है अब धरती पर आईनों का शासन होगा। तो एक व्यंग है, अब धरती पर आईनों का शासन होगा, आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। इसी समय एक थका अफसर रिक्शे से टकरा जाता है और रिक्शे वाले का एक आईना टूटकर चूर चूर हो जाता है। अफसर के भीतर जो है थकावट पूरी तरह बैठ गई है। वह कहता है जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए थे, जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए थे, अब सिर्फ उंगलियां चटकाता हूं। और जो परेशान रमणी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ। परेशान रमणी अपने मशरूफ पति से कहती है, पति पत्नी के रिश्तों पर ये कटाक्ष, ये व्यंग, मैंने तुमसे शादी क्यों की, मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह भयानक रूप से हंसती है, फिर धीरे धीरे मधुर हो जाती है। शायराने लहजे में कहती है तुम निर्मला के बारे में सोचते हो, कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादलों से निकल कर आई हूं या बादलों में रह सकती हूं। बादलों में रहना परेशान रमणी कोई रोमानी प्रवृत्ति और इच्छाओं को दर्शाता है, लेकिन मशरूफ पति ने उसकी भावनाओं को कुचल डाला है। इस पर पति कहता है मैं सोचता कहाँ हूँ, मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता हूँ और खुद देखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है जो मैंने देखा है उसे तुम ना देखो। पति अत्यधिक डरा हुआ है, वह डर को उखाड़ फेंकना चाहता है पर उखाड़ नहीं पाता। वह कहता है संसार में भय के नाश करन का मतलब है संसार का नाश करना। तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा, तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, मुझे बरबस सृजन करना होगा और फिर तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रत्न जड़ी जो रिस्ट वॉच की तरह जो है वह रुक जाएगी। हमें हर स्थिति में नष्ट होना ही है और फिर हम नाश से पीछे क्यों हटें। अब ऑडिटोरियम में रोशनी हो जाती है और अनाउंसर कहती है जिंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मल कर देना, विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना और उसमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर रुक जाना।
कि वह उनकी बुद्धि, विचार और नज़र को उकसाए। इसके बाद जो रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला पैरों में घुंघरू बांधकर जोकरों की तरह भद्दी लय में गाना गाता है और उछलता कूदता और नाचता है। रिक्शे वाले का गीत उसकी अपनी वेदना व्यक्त करता है, उसके अंदर की पीड़ा को व्यक्त करता है। रिक्शे वाले की पत्नी बोलती नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलती, जबकि बरसात उमड़ रही है। रिक्शे वाले की ऊल जलूल हरकतें देखकर अनाउंसर लाल सिंदूर होकर लोटपोट हो जाती है और यहीं पर तांबे के कीड़े जो नाटक है वह समाप्त होता है। बेटे, तांबे के कीड़े नाटकों में जो पात्र हैं या जो घटनाएं हैं वो कैसे प्रतीकात्मक हैं। प्रतीकों का प्रयोग इस नाटक में बहुत याद से हुआ है। देखिए, कुछ एक दो उदाहरण ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता सकता। ये आपको इग्नोर के द्वारा नोट्स भेजे गए हैं, उसमें आपको ये प्रतीक जो है वो मिल जाएंगे, वहाँ से आप अध्ययन कीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा सकूँ। बहुत नहीं करा सकता, क्योंकि इससे वीडियो लेक्चर जो है फिर वो बहुत लंबा बन जाता है। तो ये प्रतीक जो हैं वो कैसे हैं? हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। यहाँ भाई को तलाशना अपने व्यक्तित्व के अधूरेपन को तलाशना है। हम अकेले हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, कोई सहारा नहीं मिल रहा। इसी प्रकार पागल आया भी जान बाबा मशाल जी बाबा को ढूंढ रही है, जो उसे सहारा दे सके और प्रकाश दे सके। प्रकृति प्रदत्त बीजों का सड़ना और कांच तथा शीशे के बीज बनना प्रकृति पर विज्ञान की विजय है। विज्ञान के आविष्कार प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से आगे बढ़े जा रहे हैं। हम प्रकृति को छोड़कर विज्ञान के आश्रित होते जा रहे हैं। बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। सूरज ज्ञान और हमारी जीवन शक्ति का प्रतीक है, अर्थात हमारे भीतर जो जीवन शक्ति है, जो ज्ञान है, उसकी हत्या हो चुकी है। बादल रूपी अज्ञान या भौतिकता ने हमारी जीवन शक्ति को मार डाला। जीवन शक्ति न रहने से हम थक गए, टूट गए और भयभीत हो गए। तांबे के कीड़े नाटक में बुद्धिजीवी वर्ग में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी शब्दों के बीच अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी समावेश है। भाषा में किसी भी प्रकार की बनावट या कृत्रिमता नहीं है। भाषा में स्वाभाविक गति है, रवानगी है और सफाई है। ठीक है, तो ये तांबे के कीड़े की भाषा कैसी है उस पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। नाटक की जो भाषा है वह प्रारंभ से लेकर अंत तक एक स्तर की है, चाहे वह रिक्शे वाले की भाषा हो, चाहे वह अफसर की भाषा हो। भाषा में सहज गतिशीलता है और कहीं कहीं औज भी है। ठीक है, जैसे मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ करूंगा। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो भाषा कितनी स्पष्ट है। तांबे के कीड़े जो है बेटे नाटक, वो पूरी तरह से प्रयोगधर्मी नाटक है। यह हर प्रकार से हर स्तर पर नाटक की जो पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ता है। कथानक हो, भाषा हो, मंच प्रस्तुति हो, सभी स्तरों पर यह नए नाटक की शुरुआत करता है। कथानक ना होते हुए भी यह बहुत कुछ कह जाता है। चरित्र विकसित ना होते हुए भी वे अपनी घुटन और संतरास को युगीन संदर्भ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो नाटक के बीच बीच में कभी झुंझुना बजाती है, जो कभी घंटा, कभी खड़ी रहती है, कभी स्कूटर बैठती है, कभी ऑडिटोरियम में जाकर बैठती है। तो नाटक के प्रारंभ और अंत में थोड़ी देर प्रकाश रहता है, बाकी जो पूरा नाटक है वह अंधकार में चलता है। मंच पर केवल फुटलाइट चलती है, जिसमें केवल
अनाउंसर जो है वो चमकती रहती है। तो ये था बेटे हमारा आज का MHD 04 का इकाई 11, जिसमें हमने तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर जी का एकांकी नाटक तांबे के कीड़े हमने पढ़ा। तो इसके मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आ गया होगा। तो कोशिश करेंगे बेटे कि आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुने और तांबे के कीड़े जो मूल इकाई है, जो मूल रचना है, उसको भी अवश्य पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।